बताया था आप लोगों को कि चंद्रयान 3 क्या है और उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की, क्या क्या उसने उपलब्धियां हासिल करी अपने 14 दिन के मिशन के अंदर। अब हम लोग चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बच्चों, अब इस वक्त हम लोग चंद्रयान 4 पर जा रहे हैं। चंद्रयान 4 जो होगा उसको प्लान कर चुके हैं। भारत सरकार ने इसकी मान्यता, इसकी जो है वो परमिशन हमें दे दी है, पूरी तरीके से परमिट कर दिया गया है कि अब आप, इसरो को कह दिया गया है कि अब वो चंद्रयान 4 की तैयारी करें और चंद्रयान 4 की तैयारी करें। उसके लिए जो पैसे वगैरह की जरूरत है उसको भी पूरी तरीके से मतलब कह दिया है भारत सरकार ने कि हम उपलब्ध कराएंगे और चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च किया जाना चाहिए। अब बच्चों ये चंद्रयान 4 जो है मोस्ट प्रॉब्ली माना जा रहा है कि 2027 में लॉन्च होगा। 2027 में लॉन्च होगा। ये एलवीएम 3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम जीएसएलवी MK3 के नाम से जानते हैं, उसकी मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा। 2 रॉकेट इसके अंदर यूज होंगे। असल में बच्चों ये जो चंद्रयान 4 है ये एक रिटर्न मिशन होगा, एक वापसी मिशन होगा। ठीक है, वापसी मिशन होगा। वापसी मिशन का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें हमने सोचा है, जो प्लान किया है कि हम पृथ्वी से एक रॉकेट की मदद से हम चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद हमारा एक रोवर होगा। वो रोवर वहां की जमीन से मिट्टी को खोदेगा। ठीक है, मिट्टी को खोदेगा, मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करेगा और मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करके दूसरे रॉकेट की मदद से यानी दूसरे एलवीएम 3 की मदद से यहां से वापस आएगा। ठीक है, वापस आएगा। तो इस बार जो हम चंद्रयान 4 का मिशन बच्चों लॉन्च करने जा रहे हैं वो एक रिटर्न मिशन होगा। रिटर्न मिशन का मतलब हम चंद्रमा की सतह पर जाएंगे, सतह पर उतरेंगे, लैंड करेंगे, वहां से मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेंगे, उनको उन सैंपल्स को रखेंगे और वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो इस तरीके का हमने प्लान किया है। इस पूरी ड्यूरेशन, इसमें पूरा जो समय लगेगा वो माना जा रहा है 36 महीने का लगेगा। तो 36 महीने लगेंगे जाने पहुंचने, लैंड करने, काम करने, सैंपल इकट्ठा करने और वापस आने में। तो ये मिशन जो है 2027 में प्लान किया जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली इस मिशन में भी हम लोग पूरी तरीके से सफल रहेंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अभी एक प्लान मिशन है। अभी धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें हमें धीरे धीरे वक्त के हिसाब से जैसे जैसे समय आएगा तो हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 2027 में हम जाएंगे। 2 रॉकेट इसमें यूज किए जाएंगे, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। वापसी मिशन होगा, चंद्रमा की सतह पर उतरकर मिट्टी के नमूने लेकर हम वापस धरती पर आएंगे। तो बच्चों इसके बारे में नोट कर लीजिए जल्दी से कि ये भारत का चौथा चंद्र मिशन होगा। लिखिएगा बच्चों, इसके बारे में जल्दी से नोट कर लीजिए। ये भारत का चौथा चंद्र मिशन होगा, या भारत का चौथा चंद्र मिशन होगा। हाँ, ये 2027 के लिए भी नोट्स है, 2028 के लिए भी है। ये भारत का चौथा चंद्र मिशन होगा। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करना, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करना तथा वहां से मिट्टी के नमूने लेकर, वहां से मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस आना है। मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस आना है। इसमें इसमें 2 रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 2 रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक चंद्रमा तक पहुंचने के लिए तथा दूसरा चंद्रमा से वापस आने के लिए। एक चंद्रमा तक पहुंचने के लिए, दूसरा चंद्रमा से वापस आने के लिए। एक चंद्रमा तक पहुंचने के लिए और दूसरा चंद्रमा से वापस आने के लिए। इस पूरे मिशन में लगभग 36 महीनों का वक्त लगेगा, 36 महीनों का समय लगेगा। इस पूरे मिशन के में लगभग 36 महीनों का समय लगेगा और इसकी टोटल कॉस्ट 2104 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है, 2104 करोड़ रुपए आएगी। तो ये मिशन रिटर्न मिशन होगा जो वापस लौटने का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि चंद्रयान 4 कैसा मिशन होगा। और ये भी लिख लीजिएगा 2027 में। ठीक है, हमने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे बच्चों मंगलयान की। इसकी बात करेंगे मंगलयान की। तो याद रखिएगा बच्चों, मंगलयान जो मिशन था, ठीक है, मंगलयान मिशन की अगर बात की जाएगी तो मंगलयान मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था। अंतर्ग्रही का मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाला मिशन था। अब आप कहेंगे सर चंद्रमा, भैया चंद्रमा तो हमारा ही उपग्रह है ना, ये अंतर्ग्रही मिशन नहीं है। चंद्रमा ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। तो हम चंद्रमा पर गए थे लेकिन हम कभी भी दूसरे किसी ग्रह पर नहीं गए। तो हम पहली बार मंगल पर गए और मंगलयान जो हमारा था वो कैसा मिशन था बच्चों? भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था। अंतर यानी 2 ग्रहों के बीच में जाने वाला मिशन था। पहली चीज, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने मंगल की यात्रा की। ये एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। ऑर्बिटर मिशन का मतलब ये होता है कि ये मंगल की सतह पर उतरा नहीं बल्कि मंगल की ऑर्बिट में, मंगल की कक्षा में ये पहुंचा और वहीं कक्षा में ये घूमता रहा और वहां पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करता रहा। तो ये दुनिया का चौथा देश भारत बन गया था जो कि वहां पर पहुंच पाया। पहले प्रयास में पहला देश बना था जो मंगल तक की यात्रा कर पाया था। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मंगल तक पहुंचने में हमने एक ही प्रयास में हम मंगल तक पहुंच गए थे। ठीक है, इससे पहले जो 3 देश पहुंचे थे वो पहले प्रयास में नहीं पहुंचे थे, किसी को 3 प्रयास लगे थे, किसी को 4 प्रयास लगे थे, उसके बाद ही वो मंगल की ऑर्बिट में कक्षा में पहुंच पाए थे। भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने
पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में जो है चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया था। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एशिया का पहला देश बन गया था जो कि मंगल ग्रह तक पहुंच पाया था। एशिया का पहला देश बन गया था जो मंगल ग्रह तक पहुंच पाया था। इस मिशन को जो लॉन्च किया गया था बच्चों, इस मिशन को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था आपको पता है? पीएसएलवी एक्सेल से लॉन्च किया गया था। और ये 300 लगभग 300 दिन के बाद 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच पाया था। कहां पर? मंगल की ऑर्बिट में। मंगल की जो कक्षा है, उस मंगल की कक्षा में जो प्रवेश हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 2014 में। ठीक है, 14 में। और ये मिशन शुरुआती दौर में सिर्फ 6 महीने के लिए भेजा गया था। लेकिन बच्चों पहली बात तो यही सबसे बड़ी बात थी ना कि ये पहुंच ही जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो अपने पहले प्रयास में चंद्रमा में उसमें मंगल पर पहुंच पाया हो। तो ये सोचा जा रहा था हम लोग पहुंच ही जाए, बहुत बड़ी बात है पहले प्रयास में। और अगर पहुंच के 6 महीने काम कर लें तब तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा क्या हासिल हो सकता है? पहुंचना ही मुश्किल था, पहुंच ही जाए बहुत बड़ी बात है। पहुंच के 6 महीने काम कर लें तो उससे भी बड़ी बात है। लेकिन बच्चों जब आपकी नीयत सही होती है तो काम भी सही होते हैं। उसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण है हमारा मंगलयान। मंगलयान मिशन भेजा गया था 6 महीने के लिए, लेकिन बच्चों ये 7 साल 6 महीने 8 दिन तक काम करता रहा और फाइनली जो है अप्रैल 2022 में ये जो है वो निष्क्रिय हो गया या रिटायर हो गया। तो कुल मिलाकर इसे बच्चों भेजा गया था 6 महीने के लिए, लेकिन इसने लगभग 7.5 साल का वक्त वहां पर बिताया, बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए और उसके बाद जो है वहां पर निष्क्रिय हो गया। मतलब अब हमारे संपर्क में हमारा संपर्क उससे नहीं है। तो ये मंगलयान बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था भारत का, जो कि पूरा हुआ। और इस तरीके से भारत दूसरे ग्रहों पर जाने वाला जो है वो दुनिया का उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल हो गया जो दूसरे ग्रहों की यात्रा भी कर पाए। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन सारी पॉइंट्स को आप लोगों ने समझा होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब एक थोड़ी थोड़ी इसके बारे में, मंगलयान के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट नोट कर लीजिए जिससे आपको याद रहे जो पॉइंट मैंने बताया कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, मंगलयान भी कहा जाता है, जाता है 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट की मदद से, 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया तथा यह 24 सितंबर 2014 को, तथा यह 24 सितंबर 2014 को 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर पाया। वह मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाया। मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाया। ठीक है, प्रवेश कर पाया। ठीक है बच्चों, ये बात समझ ली। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला, मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश और एशिया का पहला देश बना। भारत दुनिया का चौथा देश, भारत दुनिया का चौथा देश, मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश और एशिया का पहला देश बन पाया। पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला, पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। मंगल की कक्षा में पहले प्रयास में प्रवेश करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है बच्चों, तो अचीवमेंट है इसका, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसका समयकाल जो है वो 7 साल, यानी 7 साल 6 महीने और 8 दिन इसने काम वहां पर किया। 7 साल 6 महीने 8 दिन वहां पर कार्य किया। ठीक है, और सोचो इतना हम लोगों ने इस पूरे के पूरे मंगलयान को 450 करोड़ रुपए में भेजा था। 450 करोड़ रुपए मात्र में लगभग इसको हमने भेजा था। इतना मंगल तक पहुंचने में इसने जो कॉस्ट आई इसकी, तो तुम लोग हंसोगे कि इसकी जो कॉस्ट आई है वो 8 रुपए प्रति किलोमीटर की आई है। मतलब सोचो कि जो ओला वाला है, जिससे तुम लोग कैब बुक करके जाते हो कभी कभी, वो भी 9 रुपए प्रति किलोमीटर लेता है। तो सोचो ओला से भी कम, जो यहाँ पर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पैसा देते हैं, उससे भी कम पैसे में आप जो है मंगल पर पहुंच गए। जबकि इसी वक्त जो है नासा का माविन पहुंचा था, नासा का माविन नाम का यान था, वो पहुंचा था। उसको भेजने में नासा ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 5,500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए थे, जबकि हम सिर्फ 450 करोड़ रुपए में मंगल की यात्रा कराए। ठीक है, तो सोचिए अपने अपने कमाल था, अपने आप में ऐतिहासिक था। ठीक है बच्चों, तो ये भारत से पहले कौन कौन गया था? भारत से पहले अमेरिका गया था, अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया था। इसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए गया था, और भारत से पहले जो है वो गया था आपका जो है वो रशिया। ठीक है, रशिया, तो रशिया गया था भारत से पहले, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा, ये 3 जो है वो देश या 3 अंतरिक्ष एजेंसियां पहले गई थी। उसके बाद हम चौथे बने। ठीक है, तो चौथे बने, तो इस पर हम लोगों ने वो किया। तो नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और रशिया, ये 3 देश जो है इससे पहले गए थे। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मंगलयान के बारे में, मंगलयान जो है वो किस तरीके से वहां पर पहुंचा, किस तरीके की एक अचीवमेंट थी, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिल पाई। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी अगर हाल फिलहाल में अगर मंगलयान की बात करें, ठीक है, मंगलयान की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में कुछ मंगलयान भेजे गए हैं, जिसमें से एक मंगलयान है एक्सो मार्स रोवर। ये अभी हाल में भेजा गया है अलग देशों के द्वारा, क्योंकि ये अभी 2-3 साल पहले ये सारे भेजे गए हैं, तो कभी भी आपको इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक्सो मार्स रोवर 2021 में भेजा गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का था। तियानवेन 1 ये चाइना का मंगल मिशन था, 2021 में भेजा गया। संयुक्त अरब अमीरात का एक होप मिशन भेजा गया,
ठीक है, यूएई का ये पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था और ये होप मिशन जिसे अल अमल के नाम से जाना गया था, ये भी 2021 में भेजा गया था। ठीक है, और नासा का परसिवरेंस रोवर 30 जुलाई 2020 को भेजा गया, 18 फरवरी 2021 को वहां पर पहुंचा। और नासा का जो परसिवरेंस रोवर था, एक रोवर है, एक रोबोट है बहुत बड़ा सा, उसके साथ पहली बार मानवता ने, इंसानियत ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर भेजा और उस हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। अब ये हेलीकॉप्टर का मतलब ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं कि मतलब जैसे यहां पर उड़ते हैं, ये हेलीकॉप्टर एक ड्रोन जैसा था। ये जो आप देख रहे हैं ये इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है और ये परसिवरेंस रोवर है। तो परसिवरेंस रोवर के साथ इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को भेजा गया था। ये हेलीकॉप्टर वहां की सतह पर, मंगल की सतह पर इसने उड़ान भरी और इसने लगभग 50 उड़ान 2023 तक भरी और फाइनली जो है ये पूरी तरह से सफल रहा। तो मानवता ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर भी उड़ाया और इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। और ये परसिवरेंस रोवर या इंजेनिटी हेलीकॉप्टर जो थे बच्चों, ये नासा ने भेजे थे। तो ये बहुत बड़ी सफलता है मानवता के लिए कि हम लोग दूसरे ग्रह पर जो है वो अपने हेलीकॉप्टर भी उड़ा पाए। तो अभी हाल के जो ये मार्स मिशन है, इनको सबको नोट कर लीजिए, कहां के हैं, कैसे हैं, ठीक है, कैसे हैं, किसके हैं, इसे जल्दी से नोट करें। ठीक है, मंगल मिशन, बिल्कुल बात क्लियर। निर्मा जमेरिया, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको यहां पर मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूं या जो यहां पे आप लिखते हैं बोर्ड पे लिखा रहता है, तो इसके बाद आप जरूरी नहीं है कि जो प्रिंट आपके पीडीएफ नोट मिले उनको देखें, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए और उसमें जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज है तो उसको ऐड ऑन कर लीजिए, बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टर्बो रामजेट और टर्बो स्क्रैमजेट इंजन के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। आप जाकर उस वीडियो को, शायद तीसरे या चौथे वीडियो में मैंने बताया है, उसको जाकर जो है वो देखिए। कॉस्ट क्या है एंड ओला क्या है? कॉस्ट मतलब होता है भैया कीमत, और ओला होता है एक कंपनी है जो कि अगर आप वो दिल्ली, लखनऊ या ऐसे शहर, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, कहीं भी शहर में जब आप रहते हैं तो वहां पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप टैक्सी करते हैं, कार करते हैं, तो वो कंपनी जो कि ये कार प्रोवाइड करती है वो ओला है। ठीक है, जो भी है, मुझे नहीं पता जिसने ये सवाल पूछा है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बेइज्जती हो जाए, लेकिन ये सवाल सुनकर, पढ़कर कि कॉस्ट क्या होती है और ओला क्या होता है, ये सवाल या तो तुमने जानबूझ के पढ़ा है या तुम ओला के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरे हिसाब से तुम किसी दूसरे गोला के हो, तुम इस गोला के तो नहीं हो। ठीक है, अगर तुम्हें ओला नहीं पता तो तुम इस गोला के भी नहीं हो। ठीक है, मुझे तो कभी कभी ये शक होता है कि कहीं मंगल ग्रहवासी तो हमारी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं या किसी शुक्रवासी तो हमारी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया ओला ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे से छोटे शहर में भी अगर होंगे तो ओला के बारे में, रैपिडो के बारे में और इस तरीके के जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में, नहीं तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तो डेफिनेटली आप किसी दूसरे गोला के हैं जो मेरी क्लास में आए हुए हैं। ठीक है, तो यही लोग हैं, ये मुझे लगता है। ठीक है, ये सब मंगल ग्रह पर पहला देश जो है वो नासा था। ठीक है, पता लगा, मतलब गजब के लोग हैं। यानी कॉस्ट का क्या मतलब होता है और ओला का क्या मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। नासा ये नासा ही भेजेगा ना, मैंने कहा ना नासा का परसिवरेंस रोवर है, तो इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी नासा ही भेजेगा ना मेरे प्यारे बच्चे। की पता लगा कि तुम अपना हेलीकॉप्टर भेज दोगे, जब नासा भेजेगा तो उसी के साथ भेज देगा। समझी? खुशबू थोड़ा खुशबू फैलाओ भाई। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। तो ये नोट कर लिया बच्चों सबने? मजा आया ये सारी चीजें जानकर मंगलयान के बारे में, साथ ही साथ जो अभी हाल फिलहाल में मंगलयान भेजे गए हैं उनके बारे में नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया बच्चों, नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसको देखने के बाद अब हम लोग बच्चों बात करेंगे अपने पहले पहले एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जिसको हम लोग एस्ट्रोसैट कहते हैं, कि पहले एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट जिनका नाम है एस्ट्रोसैट। तो बच्चों एस्ट्रोसैट के बारे में हम लोग समझते, लेकिन मुझे पता है कि एस्ट्रोसैट ने क्या उपलब्धियां हासिल करी या क्या है एस्ट्रोसैट, ये कैसे जो है वो रिसर्च करता है, कौन कौन सी चीजों के बारे में अनुसंधान करता है, ये तारे, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, ये सारी चीजों के बारे में जो है हमें बताता है एस्ट्रोसैट नाम का उपग्रह। उसके बारे में बच्चों हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग पहले इस ब्रह्मांड की जो घटनाएं हैं, ब्रह्मांड में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में समझते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं, सुपरनोवा क्या होता है, ये सब की बातें हम लोग पहले समझते हैं। तब हमें एस्ट्रोसैट नाम के जब सैटेलाइट के बारे में मैं उसकी उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इस वक्त दुनिया के इस ब्रह्मांड में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में समझेंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसको समझने में, आप आनंदित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में आपको पता चलेगा कि आप आनंद से भर उठेंगे। लेकिन उससे पहले आप बिल्कुल पेन और टाइपिंग जो कर रहे हैं ना, लगातार कमेंट टाइपिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल रोक दीजिए, एक कहानी की तरह से सुनिए, बहुत मजा आने वाला है इस पूरी कहानी में। ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा इस कहानी के जरिए, लेकिन इस कहानी को कहानी की तरह से देखी जाए तो मजा आता है। बार बार रिवर्स करके एक एक सीन को से अच्छे से तो वो दोबारा बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इसे समझने का प्रयास करिए बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ठीक है कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर बिल्कुल पेन रोक दीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं कहानी सुनाता हूं, ठीक है, कि कहानी सुनाता हूं एक तारे के जन्म की और उस तारे की मृत्यु तक की। तो एक तारे का जन्म कैसे होता है और एक तारे की मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद उसका क्या होता है, इस सारी कहानियां इस कहानी में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जब आप आसमान की तरफ नजर डालते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत सारे आपको तारे, बहुत सारी मंदाकिनियां, बहुत सारी चीजें आपको इस ब्रह्मांड में, इस आसमान में दिखाई देती हैं। तो ये जो आपको ब्रह्मांड दिखता है इसमें
जो इस ब्रह्मांड में ये जो आपको दिखता है आसमान जो दिखता है, इसी ब्रह्मांड में कुछ गैस से बने हुए बादल, गैस और धूल के बने हुए बादल मौजूद होते हैं। गैस और धूल के बने हुए बादल मौजूद होते हैं। इन बादलों को, गैस और धूल के बने हुए बादलों को हम लोग नेब्यूला कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेब्यूला। तो नेब्यूला क्या है? हमारे ब्रह्मांड में मौजूद, हमारी गैलेक्सी में मौजूद गैस और धूल का बादल। ठीक है, तो गैस और धूल का बादल जिसे हम लोग नेब्यूला के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, अगर आप पूरी तरह से शांति बनाए रखेंगे, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं एक एक चीज नोट भी करवा दूंगा, लेकिन इस वक्त उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए, बाकी मैं सब लिखवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो मैंने क्या बताया, हमारे ब्रह्मांड में गैस और धूल का एक बादल मौजूद होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो है एक गैस पाई जाती है जिसे हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। तो इसमें, इस नेब्यूला के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, यही हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में बदलना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और फिर ये ऊर्जा और जो वहां पर हाइड्रोजन मौजूद होती है उसको हीलियम में बदलती है, फिर और ऊर्जा निकलती है, फिर ये ऊर्जा और हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है, हीलियम नाम की गैस में बदलती है, तो इससे फिर और ऊर्जा निकलती है। तो जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है नाभिकीय संलयन। क्या बोला जाता है? वो नाभिकीय संलयन। तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है बच्चों नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। क्या बोला जाता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम नाम के तत्व में बदलती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो उत्पादित होती है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहां होती है? नेब्यूला में होती है। जो गैस और धूल का बादल होता है वहां पर यह घटना देखने को मिलती है। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किसी गैस के बादल में शुरू हो जाती है तो ये छोटा सा भाग इस पूरे के पूरे नेब्यूला का अलग हो जाता है और एक छोटे से तारे का जन्म होता है। तो एक छोटे से तारे, छोटे छोटे तारे का जो जन्म होता है बच्चों, वो इसी नेब्यूला से होता है। तो याद रखिएगा, गैस और धूल का ये जो बादल होता है, जहां पर लगातार गैस मौजूद होती है, उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके के गैस और धूल के बादल को, जिसे नेब्यूला कहते हैं, ये बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार या तारों का जन्म स्थान कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गैस और धूल का जो बादल है इसे नेब्यूला कहते हैं और इसी नेब्यूला से जन्म होता है छोटे तारे का। और ये जो छोटा तारा जो जन्म लेता है, इसमें होता क्या है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और साथ ही साथ ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये जो छोटा तारा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सूर्य के साइज का होता है। जैसे सूर्य के साइज, ऐसे भी जो छोटा तारा होता है, छोटे तारे होते हैं, वो छोटे तारे की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो एक छोटा सा तारा है जिसका जन्म कभी ना कभी किसी न किसी नेब्यूला से हुआ होगा, नेब्यूला से ही ये जन्म पाया होगा। और आज भी हमारे तारे के अंदर, छोटे से तारे के अंदर इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, यानी इसमें लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, बहुत हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो जब लगातार हीलियम में बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, अरबों सालों तक जब ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा बदलेगा, एक वक्त आएगा कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बच्चों खत्म हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जब हाइड्रोजन खत्म होने के कगार पर पहुंचेगा, यानी सूर्य अपने बुढ़ापे पर पहुंचेगा, इसका सारा हाइड्रोजन खत्म होने की कगार पर पहुंचेगा, तो ये हमारा सूर्य जो होगा, ये जो तारा है, ये अपनी साइज में बड़ा हो जाएगा और लाल कलर का दिखाई पड़ेगा और इसे हम लोग नाम देंगे लाल दानव तारा। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इस तारे का नाम होगा लाल दानव तारा, रेड जायंट स्टार। ठीक है, रेड जायंट स्टार या लाल दानव तारा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर जब लाल दानव तारे के अंदर फ्यूल यानी हाइड्रोजन, ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग ग्रही नेब्यूला कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रही नेब्यूला कहते हैं। और ये जो ग्रही नेब्यूला, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ग्रही नेब्यूला है। और फिर उसके बाद जब हमारा पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, ये तारा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और एक सफेद कलर का ठंडा तारे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? सफेद बौना तारा। क्या बोला जाएगा बच्चों? सफेद बौना तारा कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सूर्य है या सूर्य जैसे जो छोटे तारे हैं, उनका जो अंत होगा वो सफेद बौने तारे के रूप में होगा, एक ठंडे तारे के रूप में होगा। फिर से समझ लीजिए मेरे बच्चों, फिर से बिल्कुल रट जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? इस ब्रह्मांड में, इन गैलेक्सीज में गैस और धूल के बादल पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला में बहुत सारी गैस हाइड्रोजन पाई जाती है। यही हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलने लगती है, ऊर्जा निकलने लगती है, तो इसका इस नेब्यूला का एक छोटा सा भाग अलग हो जाता है और एक छोटे तारे का जन्म होता है। यह छोटा तारा लगातार अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है, अरबों सालों तक ये घटना चलती रहती है और उसके बाद जब इसका फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंचता है, इसका ईंधन खत्म होने की कगार पर पहुंचता है, तो ये साइज में बड़ा हो जाता है और लाल दानव तारा कहलाता है। फिर लाल दानव तारा और ठंडा होकर और इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर ग्रही नेब्यूला में बदल जाता है और उसके बाद फाइनली ये ठंडा होकर एक सफेद बौने तारे में तब्दील हो जाता है। तो सूर्य जैसे छोटे तारे का जो अंत होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसका अंत सफेद बौने तारे के रूप में होता है, जिसमें का सारा फ्यूल, सारा का सारा ईंधन खत्म हो चुका रहता है। ठीक है बच्चों, तो होप ये जो आपके एक छोटे तारे का जन्म और एक छोटे तारे की मृत्यु, ठीक है, किस तरीके से होती है और किसमें कन्वर्ट होता है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनको अब 101% ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, मतलब अगर वो अपने एवरेज स्तर से नीचे भी है तो भी वो समझ गया होगा, अगर कंसंट्रेट होकर सुना होगा। तो बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं इसके जो मुख्य चीजें हैं उसको सुना होगा। तो बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं इसके जो मुख्य चीजें हैं उसको मैं जल्दी से लिख लेता हूं, आगे की कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? जल्दी बताइए, बिल्कुल क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, चांद बहुत शानदार। मुझे लगता है सारे बच्चों को कमेंट में देखने से लग रहा है सब समझ में आ गया। तो जल्दी से लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए नेब्यूला। जब सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए नेब्यूला, नेब्यूला, ठीक है, नेब्यूला। तो लिखिएगा
या ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सियों में पाया जाने वाला, या ब्रह्मांड की गैलेक्सियों में पाया जाने वाला, या ब्रह्मांड की गैलेक्सियों में पाया जाने वाला गैस और धूल से बना हुआ, नेब्यूला लिखो, नेब्यूला, ठीक है, या ब्रह्मांड की गैलेक्सियों में पाया जाने वाला गैस और धूल का एक विशेष बादल होता है, गैस और धूल का एक विशेष बादल होता है, का विशेष बादल होता है जिसके अंदर तारों का जन्म जिसके अंदर तारों का जन्म होता है, इसी कारण इसे तारों की जन्मस्थली कहा जाता है। तारों की जन्मस्थली कहा जाता है। लिखिएगा, लाल दानव तारा लिखिएगा। जब एक छोटे तारे के अंदर हो रही लाल दानव तारा लिखिएगा। जब एक छोटे तारे के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है या परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, पूर्ण होने लगती है अर्थात तारे का सारा ईंधन खत्म होने की कगार पर पहुंचता है। तो तारे का ईंधन खत्म होने की कगार पर पहुंचता है तो तारा अपनी माप में बड़ा हो जाता है, तथा लाल दानव तारा कहलाता है। अपनी माप में बड़ा हो जाता है तथा लाल दानव तारा कहलाता है। 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 कहलाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यही लाल दानव तारा बाद में, फिर यही लाल दानव तारा, फिर यही लाल दानव तारा बाद में ग्रही नेब्यूला में, अंडरलाइन कर लीजिएगा ग्रही नेब्यूला जहां लिखा है, बाद में यही लाल दानव तारा ग्रही नेब्यूला में, ग्रही नेब्यूला को अंडरलाइन कर लीजिएगा, तथा अंत में सफेद बौने तारे के रूप में, सफेद बौने तारे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, सफेद बौने तथा अंत में सफेद बौने तारे को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सफेद बौने तारे के रूप में परिवर्तित होकर अपने जीवन को समाप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी चीजें मैंने आप लोगों को लिखवा भी दी। ठीक है, नेब्यूला क्या होता है, लाल दानव तारा क्या होता है, और उसके बाद ग्रही नेब्यूला भी अंडरलाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ सफेद बौना तारा ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो एक छोटे तारे की पूरी कहानी आपको लिखी। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अरे भैया प्रीति अभी ज्यादा वो मत करो, सब बताया जाएगा। बिग बैंग दूसरी चीज होती है, ठीक है, और ये अलग चीज है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सही कह रहे हो गुड्डू कुमार, तुम्हारी बात सुन के मेरा दिल खुश हो गया कि यूट्यूब पर पढ़ के यहाँ पे जबरदस्ती आवाज ना दो। ठीक है, तो ठीक है, लाल दानव तारा क्योंकि बहुत बड़ा साइज में हो जाता है ना, इसलिए इसे लाल दानव तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई। अब एक हमारे सूर्य जैसे तारे का अंत तो सफेद बौने तारे की तरह होगा, समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सूर्य से बड़ा तारा, अब बिल्कुल कलम रोक दीजिए, और इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बिल्कुल कलम रोककर समझने की कोशिश कीजिए, और मजा आएगा अभी जानकर। ठीक है बच्चों, तो अभी इधर देखिएगा बच्चों कि जब एक बड़ा तारे का मतलब ये होता है कि हमारे जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है, समझिएगा बच्चों, जो सूर्य का द्रव्यमान है, उस सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.4 गुना ज्यादा बड़ा,
ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.4 गुना ज्यादा बड़ा जो तारा होता है, ठीक है, 1.4 गुना ज्यादा बड़ा या उससे भी ज्यादा बड़ा जो तारा होता है उसे हम लोग बड़ा तारा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बड़ा तारा कहा जाता है। तो बड़े तारे की परिभाषा क्या है? बड़े तारे की परिभाषा मेरे प्यारे बच्चे ये है कि अगर सूर्य का जो द्रव्यमान है, जितना सूर्य का द्रव्यमान है हमारे सूर्य का, जिससे हम रोशनी पाते हैं, तो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम 1.4 गुना ज्यादा बड़ा जो तारे होते हैं या उससे भी ज्यादा जो बड़े तारे होते हैं उन्हें हम बड़े तारे की कैटेगरी में रखते हैं। उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चों? बड़े तारे की कैटेगरी में रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो बड़ा तारे होते हैं बच्चों, इनका जीवन काल कैसे चलता है समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेन चलेगी या टाइपिंग होगी तो नहीं समझ में आएगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी क्या किसी की नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। अब मामला ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब एक बड़े तारे का जन्म होता है, अच्छा इस बड़े तारे का जन्म कहां होगा? नेब्यूला में। ठीक है, नेब्यूला में चाहे छोटे तारे हों चाहे बड़े तारे हों, दोनों का जन्म कहां होता है बच्चों? नेब्यूला में। तो नेब्यूला में जब बड़े तारे का जन्म होता है तो ये बड़ा तारा, इसमें भी वही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और इसका सारा ईंधन हीलियम में परिवर्तित होने में अरबों साल लग जाते हैं। तो अरबों साल की प्रक्रिया जब चलती रहती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इसका भी सारा का सारा ईंधन खत्म होने की कगार पर आ जाता है। जब सारा ईंधन इसका खत्म होने की कगार पर आ जाता है तो यही जो तारा जो था, ये बड़ा तारा था, ये और बड़ा हो जाता है, इसका साइज और बड़ा हो जाता है और इसे बोलते हैं लाल महादानव तारा। क्या बोलते हैं बच्चों? लाल महादानव तारे के रूप में या रेड सुपर जायंट स्टार के रूप में इसे कहा जाता है। तो यहां पर जब छोटा तारा अपने साइज में बड़ा होता था, जब इसका ईंधन खत्म हो जाता था, तो ये लाल दानव तारा कहलाता था और यहां पर लाल महादानव तारा जब बनता है जब इसका फ्यूल यानी इसका सारा का सारा ईंधन खत्म होने की कगार पर पहुंचता है। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। अब होता क्या है कि जो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। अब यही हीलियम क्या होता है, और भारी तत्वों में बदलना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और फिर हीलियम और भारी तत्वों में बदलना शुरू हो जाता है और सारा का सारे जो भारी तत्व होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो भारी तत्व होते हैं ये तारे की कोर में जमा होने लगते हैं, तारे की कोर में जमा होने लगते हैं। जैसे कि सोना है, जैसे कि चांदी है, इस तरीके के तत्व जो है बनकर इसके कोर में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से इसका जो कोर होता है बच्चों इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, पहले हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, फिर हीलियम जो है और भारी तत्वों में बदलता है और इसके कोर में इकट्ठा होने लगते हैं सारे भारी तत्व। इसकी वजह से ये जो कोर होता है, तारे का कोर होता है, बड़े तारे का, ये इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि इस भार को ये तारा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और एक बड़ा विस्फोट होता है और इतना जबरदस्त विस्फोट होता है और इसी विस्फोट को मेरे प्यारे बच्चों नाम दिया जाता है सुपरनोवा। क्या कहा जाता है बच्चों? सुपरनोवा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? जब बड़ा तारा उसका सारा का सारा ईंधन खत्म होकर हीलियम में बदलता है और हीलियम जो है भारी तत्वों में बदलकर जब उसके कोर में इकट्ठा हो जाता है तो उसका भार वो सहन नहीं कर पाता, उसका कोर एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। और ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे इतनी चमक उत्पन्न होती है, इतनी चमक उत्पन्न होती है कि पूरा उस वक्त जिस गैलेक्सी में जिस तारे की मृत्यु होती है, जिस गैलेक्सी में सुपरनोवा विस्फोट होता है, ये इतना चमक बिखेरता है कि पूरी गैलेक्सी चमक जाती है। एक जबरदस्त विस्फोट जिसका कल्पना नहीं कर सकते, पूरी गैलेक्सी जो है वो चमक जाती है। ठीक है, ये इतना चमक बिखेरता है कि पूरी गैलेक्सी चमक जाती है। एक जबरदस्त विस्फोट जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो चमक जाती है। ठीक है बच्चों, और ये जो और इसके कोर में क्या मौजूद था, क्या मैंने बताया था? इसके कोर में मैंने बताया था कि बहुत भारी तत्व होते हैं। ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, इस तरीके के भारी तत्व होते हैं। तो जानते हो बच्चों, जब इसके कोर में जब सोना चांदी भरा हुआ है और जब ये विस्फोट करेगा तो इसके विस्फोट के बाद जब ये विस्फोट करेगा तो सोना चांदी बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा ब्रह्मांड में, ये इस गैलेक्सी के अंदर। तो जानते हो कब तुम्हारे जो पृथ्वी पर इस वक्त जो सोना और चांदी मौजूद है, जिसकी इस वक्त जो लड़कियां रिंग जिसकी बनाकर पहनी हुई है, कान में बुंदे पहने हुए, गले में हार पहने हुए, तो जो सोना चांदी मेरे प्यारे बच्चों, खास करके लड़कियों, जो तुम्हारे गले में, कान में, उंगलियों में इस वक्त मौजूद है, जानते हो वो कहां से आया है? वो इसी सुपरनोवा विस्फोट से आया है। ठीक है, यानी एक बड़ा तारा कभी ना कभी उसकी वो जन्मा होगा, वो बड़ा हुआ होगा, वो अरबों साल के बाद वो जो है उसका सारा ईंधन खत्म हुआ होगा, उसके बाद सुपरनोवा उसमें विस्फोट हुआ होगा और फिर ये सोना चांदी उसके कोर से निकलकर ब्रह्मांड में फैला और हमारा ग्रह उस जमाने में बन रहा होगा, उसके कोर में आ गया, उसके उसमें आ गया, आज उसी को खोद कर हम लोग निकालते हैं। मतलब ये समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हीरा तो इसी पृथ्वी पर उसने जन्म लिया, क्योंकि हीरा जो है कार्बन से बना हुआ है। हमारे जो जीव जंतु थे वो जब जमीन के अंदर दबते गए तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में वही कार्बन, वही जीव जंतु जो है वो कोयला जो है वो हीरे में बदल गया, यही जन्म लिया है। लेकिन जानते हो जो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज सुनकर आपको मजा आ जाना चाहिए कि इस वक्त जो आपकी उंगली में सोना है, कान में, झुमके में जो सोना है, वो असल में इस पृथ्वी का है ही नहीं, वो कभी ना कभी किसी न किसी ब्रह्मांड में हुए सुपरनोवा विस्फोट के यानी एक तारे की अंत के बाद बना हुआ वो पदार्थ है जो आपके हाथ में, आपके गले में, आपके कानों में मौजूद है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप मामूली चीज नहीं पहन रहे हैं अगर सोना पहन रहे हैं, चांदी पहन रहे हैं, बल्कि ये ब्रह्मांडी घटना से उत्पन्न हुआ पदार्थ है। यानी कि आप ये सोचिए, एक तारे के अवशेष, एक तारे की जब मृत्यु हुई तो उसके जो अवशेष बचे वो इस वक्त आपके हाथों में, आपके कानों में मौजूद है। सोचिए, यही सोचकर आपके दिमाग हिल जाना चाहिए, आपको मजा आ जाना चाहिए। उसकी ग्रेविटी जो आप पहने हुए हैं, उसकी ग्रेविटी बढ़ जानी चाहिए कि एक्जैक्टली कौन सा एक तारा अरबों साल पहले जन्म लिया होगा, उसने जीवन जिया होगा, फिर उसने विस्फोट किया होगा और फिर वहां से पृथ्वी तक पहुंचा और फिर आज हमारे हाथ में मौजूद है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग
बात समझ में आया? तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ। तो अब देखिए लड़कियों को तो मजा आ गया क्योंकि उनके पास मौजूद है, उन्होंने पहन रखा है, कान नाक आंख में सब जगह पहुंचा। लेकिन इसी जगह पर लड़कों का लड़के सर हमसे क्या मतलब, हमको हमारे हमने तो नहीं पहना। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अब इस कहानी को जानने के बाद जब किसी को गिफ्ट देना, ठीक है, फ्यूचर में या अभी कभी सोना चांदी उनको देना, तो बता के देना। जब ये कहानी सुना दोगे कि ये जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी घटना के अवशेष है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो अगर तुम्हारी वाली पढ़ी लिखी होगी ना तो फिर समझ लो कि तुम्हारे उसकी नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे यार ये लड़का जो मेरे साथ है या मेरे साथ जो है वो जीवन बिताने वाला है, वो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा स्मार्ट है, क्योंकि इसे इसकी ओरिजिन भी पता है। वरना लोग सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा, क्या फायदा। लेकिन थोड़ा ग्रेविटी बना के दोगे तो मजा ही आ जाएगा, समझ में आएगा। तो इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। अब पता लगा वैसे ही गरीबों की तरह दे रहे हैं, लो भैया सोने की, क्या फायदा, पता के दो, लगो कि पढ़े लिखे हो तुम, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ, इसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो मैंने आपको बताया, वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद उन चीजों का निर्माण हुआ, ठीक है, उन चीजों का निर्माण हुआ। इसके बाद दो चीजें बनी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, मजा ही मत लीजिए। यहां पर देखिए, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिएगा बच्चों, अब ये जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचे सोना चांदी वो तो अलग हो गए। इसके अलावा अब इसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद छोटे छोटे तारे बने, और ये जो छोटे तारे बनते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ग्रेविटी में यानी कि इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी बड़े तारे की मृत्यु के बाद जो छोटे तारे बनते हैं, और उन छोटे तारे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है ना, ये इतना छोटा छोटा मतलब 20-22 किलोमीटर का इसका व्यास होता है, लेकिन छोटा साइज में बहुत होता है, लेकिन इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत ज्यादा भारी होता है। इतना भारी होता है, समझो मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना भारी होता है, इतना भारी होता है, यानी सुपरनोवा विस्फोट के बाद छोटे छोटे तारे बनते हैं जो मूलतः न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इन्हें न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन तारे इतने इतने भारी होते हैं, इतने भारी होते हैं, इतने भारी होते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस न्यूट्रॉन तारे को न्यूट्रॉन तारा इतना भारी होता है, जरा इमेजिन करिएगा, न्यूट्रॉन तारा इतना भारी होता है कि अगर एक चम्मच न्यूट्रॉन तारा, एक चम्मच, एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक चम्मच तारा, मतलब तारे को मैं बताना चाह रहा हूं कितना भार होता है इसके अंदर, न्यूट्रॉन तारे के अंदर, कि अगर एक चम्मच न्यूट्रॉन तारा, जितना आपके घर में चम्मच होता है, उतना न्यूट्रॉन तारे का भार अगर ले आया जाए और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर गिरा दिया जाए, उत्तरी ध्रुव पर सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन तारा अगर हम उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर गिरा दें, ये इतना भारी होगा, इतना भारी होगा, इतना भारी होगा बच्चों कि ये इसके भार को पृथ्वी वहन ही नहीं कर पाएगी, और ये चिड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल जाएगा, यानी पृथ्वी को दो भागों में बांट देगा। जरा सोचिए, इतना भारी होता है, मतलब पृथ्वी इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। यहां पर एक चम्मच न्यूट्रॉन तारा डाल देंगे तो ये चिड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल जाएगा। जरा सोचिए, ये चीजें दुनिया में ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और हम यहां पे पता लगा ओला ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ओला, ठीक है। तो आप जरा समझिए, तो इतना भारी तारा होता है न्यूट्रॉन तारा। अब ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूट्रॉन तारा जो होता है, ये न्यूट्रॉन तारा कुछ ऐसा दिखता है, ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है बच्चों कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन तारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ये न्यूट्रॉन तारा है। अब इस न्यूट्रॉन तारे के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा दिखता है। अब ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है बच्चों, कभी कभी इसके कोर, इसके ध्रुवों से, ये जो ध्रुव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके ध्रुवों से लगातार, यानी कि जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उनके ध्रुवों से लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिन्हें नहीं पता है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों गामा किरणें होती हैं, गामा तरंगें होती हैं या गामा किरणें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें यानी एक्स रेज जिसे बोलते हैं, एक्स किरणें होती हैं। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। इसके अलावा जो ये दृश्य विकिरण होता है, दृश्य किरणें होती हैं या दृश्य विकिरण होता है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। इसके अलावा जो है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड या जिसे अवरक्त किरणें बोलते हैं, अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें। इसके अलावा रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे। तो ये जो जितनी भी चीज होती है, चाहे वो गामा किरणें हो, एक्स किरणें हो, अल्ट्रावायलेट किरणें हो, दृश्य विकिरण हो, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें हो, रेडियो तरंगे, ये सब जानते हो क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य किरणें, इंफ्रारेड किरणें, रेडियो तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। तो कभी-कभी न्यूट्रॉन तारे के अंदर से यही किरणें यानी यही विद्युत चुंबकीय विकिरण बहुत तेजी से निकलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर निकलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर निकलता है, थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो जाता है, फिर निकलता है। ये सारे विकिरण, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी किरणें निकलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर निकलती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है। तो ऐसे न्यूट्रॉन तारे को जिसके अंदर से लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है, फिर बंद होता है, निकलता है, बंद होता है, तो ऐसे न्यूट्रॉन तारे को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है पल्सर। क्या कहा जाता है बच्चों? पल्सर कहा जाता है। तो पल्सर क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है। ये काफी चर्चा में रहता है लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है आज मेरे प्यारे बच्चों को पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन तारा कब बनता है बच्चों? न्यूट्रॉन तारा बनता है जब एक सुपरनोवा का विस्फोट हो जाता है, तो ये छोटे तारों में बदल जाता है, एक बड़ा तारा जो है छोटे छोटे तारों में बदल जाता है, इन्हें न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। न्यूट्रॉन तारे में लगातार जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता रहता है एक रेगुलर इंटरवल पर, उन्हें हम लोग पल्सर कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तारे का एक प्रकार होता है जिसे पल्सर कहा जाता है। और कभी-कभी किसी न्यूट्रॉन तारे के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो कभी-कभी कुछ ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनमें चुंबकीय शक्ति बहुत होती है। क्या होती है बच्चों? चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे न्यूट्रॉन तारे को मैग्नेटार कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटार कहते हैं। तो मैग्नेटार, न्यूट्रॉन तारे के दो प्रकार होते हैं, एक पल्सर, एक मैग्नेटार। पल्सर में लगातार विद्युत विकिरण निकलता रहता है बच्चों, मैग्नेटार कहते हैं। तो मैग्नेटार, न्यूट्रॉन तारे के दो प्रकार होते हैं, पल्सर, एक मैग्नेटार। पल्सर में लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता रहता है, निकलता है, बंद होता है, निकलता बंद होता है। और मैग्नेटार एक ऐसा न्यूट्रॉन तारा है जिसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उन्हें हम लोग मैग्नेटार के नाम से जानते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एग्जैक्टली न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनकी चीजें क्या होती हैं। अगर इतनी बात आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई और मजा आया तो जल्दी से बता दीजिए, तो मैं जल्दी से इन सब में जो जो चीजें हैं उसको नोट करवा दूं। जल्दी
बच्चों बिल्कुल बात क्लियर, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बड़ा तार पहले लिखिएगा, एक बड़ा तारा, वह तारा कहलाता है, वह तारा कहलाता है जिसका न्यूनतम द्रव्यमान, जिसका न्यूनतम द्रव्यमान, जिसका न्यूनतम द्रव्यमान, जिसका न्यूनतम द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का, हमारे सूर्य के द्रव्यमान का, द्रव्यमान का 1.44 गुना या उससे अधिक होता है, 1.44 गुना अथवा उससे अधिक होता है, द्रव्यमान की इस सीमा को, द्रव्यमान की इस सीमा को, द्रव्यमान की इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम भारतीय मूल के खगोल शास्त्री, इस सीमा का नाम भारतीय मूल के खगोल शास्त्री, इस सीमा का नाम भारतीय मूल के खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। इस सीमा का नाम भारतीय मूल के खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया, यानी ये सबसे पहले इन्होंने इस सीमा को निर्धारित किया था, बताया था चंद्रशेखर वेंकटरमन ने, तो इसी वजह से इसका इस सीमा को जो 1.44 वाला सीमा है इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम सीवी रमन था बच्चों। सीवी रमन के भतीजे थे चंद्रशेखर। तो ये जो चंद्रशेखर थे, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे वो सीवी रमन के जो है वो भतीजे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर इसके बाद ये लिखने के बाद लिखिएगा सुपरनोवा, क्योंकि लाल महादानव तारा तो आप लिख ही चुके हैं, सुपरनोवा लिखिए। ठीक है, सुपरनोवा, हेडिंग डालिए सुपरनोवा लिखिएगा। जब एक बड़े तारे का जीवन काल समाप्त होने की कगार पर होता है, जब एक बड़े तारे की सीमा, जब एक बड़े तारे का जीवन काल समाप्त होने की कगार पर होता है तथा उसके कोर में, तथा उसका कोर या केंद्र, तथा उसका कोर या केंद्र अत्यधिक भारी तत्वों के कारण, अत्यधिक भारी तत्वों के बनने के कारण, अत्यधिक भारी तत्वों के बनने के कारण बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, भारी हो जाता है। तो कुछ समय पश्चात यह बड़ा तारा एक बड़े विस्फोट के साथ, यह बड़ा तारा एक बड़े विस्फोट के साथ गैलेक्सी में बिखर जाता है, गैलेक्सी में बिखर जाता है, और इसे गैलेक्सी में बिखर जाता है और इसे सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं, और इसे सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग डालिएगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। तो लिखिएगा एक बड़े तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद, एक बड़े तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद कुछ छोटे न्यूट्रॉन से बने हुए, कुछ छोटे न्यूट्रॉन से बने हुए, कुछ छोटे न्यूट्रॉन से बने हुए अत्यधिक भारी तारों का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है, जिन्हें न्यूट्रॉन तारे के नाम से जाना जाता है, जिन्हें न्यूट्रॉन तारे के नाम से जाना जाता है, न्यूट्रॉन तारे के नाम से जाना जाता है। यह न्यूट्रॉन तारा कई प्रकार का हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कुछ न्यूट्रॉन तारों के केंद्र से, जैसे कुछ न्यूट्रॉन तारों के केंद्र से, कुछ न्यूट्रॉन तारों के केंद्र से, केंद्र से नहीं, उसे आपके ध्रुवों से, कुछ न्यूट्रॉन तारे के ध्रुवों से कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ न्यूट्रॉन तारों के ध्रुवों से कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता रहता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण
निकलता रहता है, निकलता रहता है। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। पल्सर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। और कुछ, फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पल्सर कहा जाता है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। और कुछ न्यूट्रॉन तारे ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन तारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अत्यधिक चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, अत्यधिक चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को मैग्नेटार कहा जाता है, मैग्नेटार कहा जाता है, मैग्नेटार कहा जाता है, मैग्नेटार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और सारी चीजों को बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल क्लियर बच्चों, आनंद आ गया, मजा आ गया ये सारी चीजें जानकर। सब किताबों में पढ़ते तो परेशान होते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बात क्लियर हो गई। सुपरनोवा, ठीक है, न्यूट्रॉन तारे, पल्सर, मैग्नेटार क्या है, कैसे हैं, सब आप लोगों को क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रीना, थैंक यू। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, आपसे ज्यादा मैं मेहनत करने को तैयार हूं। ठीक है, और आप लोग बस सफल होइए, सफलता के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। ये चीज भी नोट कर लिया आपने, ये भी नोट कर लिया जिनको नहीं पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर 100%। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब यहां पर ये जो, ध्यान से देखिए, पेन रोक दीजिए, समझिएगा। अब यही जो सुपरनोवा विस्फोट होता है बच्चों, इसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं आपको पता है। और इसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद बच्चों एक स्ट्रक्चर और बनता है। ठीक है बच्चों, और वो स्ट्रक्चर इतना भारी होता है, यही सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर और बनता है जो इतना भारी होता है, इतना उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, इतना भारी, इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसमें प्रकाश डाला जाता है ना, प्रकाश भेजा जाता है ना, तो यहां पर जब कहीं पर भी प्रकाश भेजा जाता है तो प्रकाश की ये प्रकृति होती है कि प्रकाश किसी चीज से टकराता है और टकराकर वापस आता है, होता है ना ऐसा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद, ठीक है, कि जो इतना भारी और इतना गुरुत्वाकर्षण उसके अंदर होता है कि वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता, बल्कि प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। और जब प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश जब टकराएगा, वापस आएगा किसी चीज से, तभी तो हमें कोई चीज दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, और उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्लैक होल कहते हैं। आप बोलते हैं बच्चों, ब्लैक होल कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक बड़े तारे की जो मृत्यु होती है, उस बड़े तारे की मृत्यु के बाद न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, और साथ ही साथ ब्लैक होल का भी निर्माण होता है। ये जो ब्लैक होल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण इनके अंदर होता है कि ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, और किसी भी चीज को ये खाकर समाप्त कर सकते हैं। इनके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण होता है कि कोई भी तारा अगर इनके आसपास से गुजर रहा है तो खींचकर उसे खाकर खत्म कर देते हैं, सारा का सारा। अब ब्लैक होल क्योंकि अब प्रकाश को परावर्तित नहीं करता तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, समझ रहे हो, प्रकाश को परावर्तित नहीं करता तो दिखाई नहीं पड़ता। तो आज तक ये जो ब्लैक होल था मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में एक रहस्य के जैसा था कि ये होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि किसी ने देखा तो था नहीं। ठीक है, किसी ने देखा तो था नहीं कि भैया ब्लैक होल होता है नहीं होता है। मतलब अगर आइंस्टीन की थ्योरी कही जाए, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता के सिद्धांत को देखा जाए, तो भाई ब्लैक होल होना चाहिए, होना चाहिए। बड़े तारे की मृत्यु के बाद ब्लैक होल बनता है, ये बात थ्योरी से पता थी। ठीक है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए जरूरी है कि वो प्रकाश को परावर्तित करे, लेकिन ये तो प्रकाश को भी खा जाता है, अरे बस में, तो इसलिए वो दिखता नहीं। तो अब बड़ा प्रयास किया जाता है, फिर कैसे सबूत मिले। और विज्ञान याद रखना कि किसी चीज पर तभी भरोसा करता है जब उसे आंखों से देख लेता है। तो बड़ा प्रयास किया जाता रहा, प्रयास किया जाता रहा, बहुत कोशिश की जाती रही, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते रहे, लेकिन ब्लैक होल को नहीं देखा जा सका। फिर एक प्रयास किया गया, ठीक है, एक प्रयास किया गया बच्चों, और वो प्रयास जानकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हुआ क्या इस एक प्रयास में कि एक गैलेक्सी थी। वैज्ञानिकों को लगा कि ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के मध्य में एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अंदाजा, वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया, सुनकर जानकर आपको मजा आएगा, सुनिएगा बिल्कुल शांति से। तो एक गैलेक्सी थी जिसका नाम था M87 गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी के मध्य में ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहां एक ब्लैक होल हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यहां हो तो सकता है, लेकिन देखा कैसे जाए, कैसे देखा जाए। तो यह समझ में आया कि एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, इनके अंदर से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है, और आपको पता है विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, तो आपको पता है विद्युत चुंबकीय विकिरण में ये सब तरंगें निकलती हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, इंफ्रा रेडियो तरंगें। तो इसमें से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है, अगर उस विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम लोग कैप्चर कर लें, विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर हम कैप्चर कर लें टेलीस्कोप की मदद से, तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं। लेकिन जब ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो M87 नाम का ब्लैक होल है, इसको देखने के लिए हमें कितना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चाहिए होगा, तो लोगों के दांत खट्टे हो गए, मतलब उनके दांतों तले उंगली दबा ली कि भैया अगर तुम्हें देखने का शौक है M87 के बीच में मौजूद, जो गैलेक्सी के बीच में मौजूद जो ब्लैक होल है, अगर तुम्हें उसे देखने का शौक है, ठीक है, अगर मुझे देख सकते हो, तो एक तरह से के बीच में जो ब्लैक होल है, अगर तुम्हें उसे देखने का शौक है, ठीक है, अगर तुम उसे देख सकते हो, फोटो बनाते हो, तो एक तरह से पॉसिबल है कि तुम रेडियो टेलीस्कोप बनाओ। रेडियो टेलीस्कोप क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय यानी कि रेडियो तरंगों को अवशोषित करते हैं सकते हो। तो एक ही तरह से पॉसिबल है कि तुम रेडियो टेलीस्कोप बनाओ। रेडियो टेलीस्कोप क्या करते हैं, चुंबकीय विकिरण यानी
तरंगों को अवशोषित करते हैं। तो बना तो सकते हो, ठीक है, मतलब ये इसका ब्लैक होल हमें दिख तो सकता है, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर कैप्चर कर लिया जाए तो हम एक बार ब्लैक होल की इमेज तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैरों तले जमीन खिसकने वाली है तुम लोगों की। में देखने का शौक है M87 के बीच में मौजूद, जो गैलेक्सी के बीच में मौजूद जो ब्लैक होल है, अगर तुम्हें उसे देखने का शौक है, ठीक है, अगर तुम उसे देख सकते हो, उसकी फोटो बना सकते हो, तो एक ही तरह से पॉसिबल है कि तुम रेडियो टेलीस्कोप बनाओ। विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि रेडियो तरंगों को अवशोषित करते हैं, तो बना तो सकते हो, ठीक है, मतलब ये इसका ब्लैक होल हमें दिख तो सकता है, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को अगर कैप्चर कर लिया जाए तो हम एक बार ब्लैक होल की इमेज तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पैरों तले जमीन खिसकने वाली है तुम लोगों की। इसके लिए जो रेडियो टेलीस्कोप जो कि रेडियो तरंगों को कैप्चर करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इससे निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को कैप्चर करेगा, उसका साइज कम से कम पृथ्वी के बराबर होना चाहिए। ओ फोल, मतलब जरा सोचो, हमें कितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा उस M87 ब्लैक होल की इमेज तैयार करने के लिए। कम से कम उसका साइज कितना होना चाहिए? पूरी पृथ्वी के बराबर होना चाहिए। आप वैज्ञानिक फिर परेशान, यार कैसे इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाया जाए, पूरी पृथ्वी के बराबर कैसे टेलीस्कोप बनाया जाए? अब तो नहीं हो पाएगा, इंपॉसिबल है। कैसे? अगर एक ही तरीका था कि उस ब्लैक होल से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण को कैप्चर किया जाता और उससे फिर तस्वीर बनाई जाती, ठीक है, उससे पता चलता कि ब्लैक होल होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये तभी हो सकता था जब ब्लैक होल, जब जो रेडियो टेलीस्कोप है उसका साइज जो है पृथ्वी के बराबर हो। अब लोगों का दिमाग खराब कि अब कैसे किया जाए, तो फिर वैज्ञानिक, देखो बच्चों, तुम भी मत हार माना करो, वैज्ञानिकों की तरह बनो। वैज्ञानिकों ने हार नहीं माना, और वैज्ञानिकों ने हार नहीं माना, उन्होंने कहा हम एक तरीका अपनाते हैं। उन्होंने कहा पृथ्वी के बराबर तो हम टेलीस्कोप नहीं बना सकते, लेकिन हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। क्या जुगाड़? वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक टेलीस्कोप यहां लगाया, एक टेलीस्कोप पृथ्वी के इस भाग में लगाया, एक टेलीस्कोप यहां लगाया, एक टेलीस्कोप यहां, एक टेलीस्कोप यहां, एक टेलीस्कोप यहां, ऐसे करके एक पूरे टेलीस्कोप का नेटवर्क बना दिया गया। ठीक है बच्चों, पूरा टेलीस्कोप, क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई है, ठीक है। और फिर पूरे टेलीस्कोप का नेटवर्क बनाकर, सारे टेलीस्कोप का नेटवर्क बनाकर क्या किया गया, इस पूरे ब्लैक होल की तरफ इसको केंद्रित कर दिया गया। अब जब ब्लैक होल की तरफ इसको बच्चों केंद्रित कर दिया गया, तो इस ब्लैक होल से निकलने वाला जो रेडिएशन था, विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, रेडियो तरंगें थी, उसका कुछ भाग इस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया, इसका 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 कुछ भाग इस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया, कुछ भाग इसने, कुछ भाग इसने, और ऐसे करके अलग अलग टेलीस्कोपों से हमने उस ब्लैक होल M87 जिसका हमने अंदाजा किया था, उसके अलग अलग रेडिएशन को हमने, विकिरण को हमने, उसकी रेडियो तरंगों को कैप्चर किया। ठीक है, फिर इस टेलीस्कोप का डेटा, इसका सारे का डेटा लेकर हमने सुपर कंप्यूटर में डाल दिया, सुपर कंप्यूटर में डाल दिया, और सुपर कंप्यूटर में डालकर मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का पहला, ठीक है, ब्लैक होल की इमेज, पहली ब्लैक होल की इमेज 2019 में तैयार कर दी। और ये जो आपके सामने दिखने जा रही है, ये पहली इमेज है ब्लैक होल की, जिसे मानवता ने पहली बार ब्लैक होल को देखा, और ये इमेज सामने आई ब्लैक होल की। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल की इमेज है। ये उसी तरीके से तैयार की गई जिस तरह से मैंने आपको बताया, और जिस तरीके का एक नेटवर्क, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक होल की इमेज है। इसके चारों तरफ जो है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है वो कोई भी पदार्थ जब आयन में बदल जाता है तो प्लाज्मा कहलाता है। तो ये प्लाज्मा चारों तरफ घूम रहा है, बीच में ब्लैक होल है। तो ये मानवता को पहली बार इस ब्लैक होल को देखने का मौका मिला। और ये ब्लैक होल कौन सा था? M87 ब्लैक होल। और इसको एक विशेष प्रकार के टेलीस्कोप के नेटवर्क से तैयार किया गया बच्चों। ये टेलीस्कोप का नेटवर्क में अलग अलग जगहों पर टेलीस्कोप लगाए गए, ब्यूरो प्लेटू फ्रांस में, दूसरा स्पेन में, तीसरा मैक्सिको में, अरिजोना में, ग्रीनलैंड में, चिली में, अमेरिका में, हर जगह टेलीस्कोप को लगाकर अलग अलग भाग के डेटा इकट्ठा करके फिर सारे डेटा को एक साथ मर्ज करके इस ब्लैक होल की इमेज तैयार की गई। तो ये जो नेटवर्क था, इसे इवेंट होराइजन नेटवर्क, टेलीस्कोप नेटवर्क के नाम से जाना गया। तो ये जो ब्लैक होल को देखने का ये पूरे नेटवर्क, सारे टेलीस्कोप का ये जो नेटवर्क बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क। तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क की मदद से M87 ब्लैक होल को पहली बार देखा गया 2019 में, और मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि ब्लैक होल जो कभी थ्योरी में था उसको रियल में हम देख पाए। तो ये शानदार तरीके से कारनामा किया गया ब्लैक होल के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर हुई कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। जब एक बड़े तारे की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद एक बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट तैयार होता है, एक बहुत भारी सा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला कह सकते हैं स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। और ये ब्लैक होल इतना ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। और ये ब्लैक होल की पहली इमेज M87 नाम के एक गैलेक्सी के मध्य में मौजूद एक ब्लैक होल से ली गई, जिसको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क के द्वारा तैयार किया गया। तो वो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों, इसको इंडिया वालों ने नहीं किया था मेरे प्यारे बच्चों। प्राउड करने से पहले पूरी बात सुना करो, इसे इंडिया वालों ने नहीं किया था, इसको पूरी दुनिया के कई नासा है और भी कई यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उनके नेटवर्क ने इसको किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ये तैयार किया गया। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, मजा आया? कैसे सोचे, क्या क्या जुगाड़ किया जाता है, कैसे कैसे सारा काम किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए तो जल्दी से ब्लैक होल लिख लीजिए, ब्लैक होल लिख लीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से कलम चलाइए। ब्लैक होल क्या होता है लिखिए, लिखिएगा। एक बड़े तारे की मृत्यु के बाद, एक बड़े तारे की मृत्यु के बाद, एक बड़े तारे की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला, एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला, गुरुत्वाकर्षण वाला पिंड तैयार होता है, पिंड तैयार होता है, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के अंदर, ब्लैक होल के अंदर, ब्लैक होल के अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, ब्लैक होल के अंदर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि वह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि इसे सामान्य तरीके से
यस, यही कारण है कि इसे सामान्य टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, सामान्य टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, दुनिया का पहला ब्लैक होल M87 नाम की गैलेक्सी के मध्य में, दुनिया का पहला ब्लैक होल M87 नाम की गैलेक्सी के मध्य में देखा गया तथा उसका चित्र बनाया गया। इस ब्लैक होल के चित्र को बनाने के लिए कई रेडियो टेलीस्कोपों के आंकड़ों की मदद ली गई। रेडियो टेलीस्कोपों के इस नेटवर्क को जिसने ब्लैक होल की सर्वप्रथम चित्र तैयार किए, रेडियो टेलीस्कोपों के इस नेटवर्क को जिसने सर्वप्रथम ब्लैक होल के चित्र तैयार किए को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क कहा जाता है। 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 ठीक है बच्चों, तो इतनी बात मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होगी कि ब्लैक होल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। अब ब्लैक होल के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब मैं करूंगा। ठीक है, ब्लैक होल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इनके बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा हमारा जो एस्ट्रोसैट है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, होप कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड